बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में केशव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी उमा और बेटे चिंटू के साथ रहता था। उसका छोटा सा खेत था जहां मुश्किल से खाने लायक अनाज उपजता था। मेहनती होने के बावजूद किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। सुनिए जी। हाँ बोलो। घर का सारा राशन लगभग खत्म हो गया है। क्या इतनी जल्दी? हाँ जी, क्या शाम को राशन आ जाएगा? लेकिन उमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो बचे हुए पैसे थे उससे मैं खेत के काम के लिए कुछ लेने वाला था। इस साल वैसे भी मुनाफा नहीं हुआ है। आने वाले साल में भी ऐसा ही रहा तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो फिर खाएंगे क्या? उमा की बातों ने केशव को परेशान किया था। हर वक्त गरीबी से लड़ते लड़ते अब वो अंदर से टूट चुका था। घर में खाना नहीं था। इसके अलावा बेटे के पढ़ाई का खर्चा, खेती का बार बार होता नुकसान, ये सब उसकी सहन शक्ति के बाहर था। उसके सामने मानो कोई रास्ता नहीं था। पत्नी के गहने पहले ही बिक चुके थे। उसे लगता था कि भगवान ने उसके लिए कोई खुशी नहीं लिखी है। हे प्रभु, इस साल मुझ पर अपनी कृपा बरसाना, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। दया करना भगवान, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बेचारा केशव दिन ब दिन निराश होता जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन केशव जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज सिर पर चढ़ाया था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे झाड़ियों से हलचल सुनाई दी। अरे ये आवाज कैसी? वो चौकन्ना हुआ। उसने पास जाकर देखा तो उसे झाड़ियों के बीच एक सुनहरे रंग की मुर्गी जमीन पर पड़ी हुई मिली। उसके पंख चमक रहे थे जैसे मानो सोने के हों। केशव उसे देखकर चौंक गया। उसके लिए वो एक चमत्कार जैसा था। अरे ये क्या, सोने की मुर्गी यहाँ, ये कैसे आ गई? केशव ने उस पड़ी हुई मुर्गी को अपनी गोद में उठाया। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। तभी उस मुर्गी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और मुस्कुराते हुए कुछ बोल पड़ी। कैसे हो मित्र? अरे ये क्या हो रहा है? डरना मत मेरे मित्र, मैं ही वो जादुई मुर्गी हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं रोज तुम्हें एक सोने का अंडा दूंगी। क्या, सोने का अंडा? मुर्गी की बात सुनकर केशव को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक मुर्गी सोने का अंडा देने की बात कर रही थी। ये नामुमकिन था। लेकिन इन सब के बावजूद केशव उस मुर्गी को अपने घर लेकर चला गया ताकि उसे अपना घर मिल सके। अरे बाबा, ये सोने की मुर्गी आप कहाँ से लाए? ये आपको कहाँ से मिली? मैं इसे जंगल से लाया हूँ। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे भले के लिए ही यहाँ आई हूँ। ये तो बोलता भी है। माँ, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। केशव के साथ आई सोने की मुर्गी ने सबका मन चुटकियों में जीत लिया था। केशव और उसका परिवार हर रोज उस मुर्गी का ख्याल रखते थे, जिसका फल उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। कुछ दिनों की देखरेख के बाद एक सुबह चमत्कार हो गया। उस मुर्गी ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया। उस सोने के अंडे को देखकर सब हैरान और खुश हो गए। अरे ये कैसे हुआ? ये तो असंभव है। ये सच है केशव, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा भला करने ही आई हूँ। मुर्गी की बात सुनकर केशव का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने सोने का अंडा बाजार में बेचा। मिले हुए पैसों से बेटे की फीस चुका दी और घर के लिए अनाज भी ले आया। धीरे धीरे किस्मत ने करवट ली और कुछ ही महीनों में उसकी झोपड़ी पक्के मकान में बदल। पत्नी ने नए कपड़े और गहने ले लिए। बेटा अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगा। देखते ही देखते केशव गांव का सबसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। वारी जिंदगी, कल तक मैं खाली हाथ था और आज देखो मेरे पास हर चीज है, सब कुछ है। धन दौलत का स्वाद चखकर केशव मानो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। केशव भाई, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। इस साल मेरी खेती में बहुत घाटा हुआ है, मेरी मदद कर दो। सबसे पहले बात सुन, अब से तू मुझे साहब कहकर ही बुलाएगा और अपनी खेती बाड़ी का हाल मुझसे मत कहना। तू तो पिछले 3 साल से घाटे में ही जा रहा है। मैं तुझे पैसे दूं और तेरे साथ नुकसान झेलूं? कभी नहीं। इसलिए ये रोना धोना कहीं और जाके करना। अब यहाँ से निकल जा। अमीरी ने केशव के व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। अब वह घमंड से बातें करता और गरीबों को हीन समझता। इसी स्वभाव के कारण जो लोग कभी उसके सुख दुख में साथ थे, वे धीरे धीरे उससे किनारा करने लगे। तभी एक दिन उसकी भेंट एक व्यापारी से हुई।
व्यापारी ने उससे कहा, तुम्हारे पास एक ऐसी मुर्गी है जो रोज सोने का अंडा देती है। यह कोई आम बात नहीं है। सोचो, अगर तुम उसके सारे अंडे एक साथ निकाल लो तो। केशव के मन में कई तरह के विचार आने लगे। शुरू में उसने इसे बेवकूफी माना, लेकिन कुछ ही दिनों में वो इतना लालची हो गया कि उसने सोचा कि वो सोचो, अगर इस मुर्गी के पेट में 200 अंडे हुए तो मैं तो पल भर में करोड़पति बन जाऊंगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, केशव ने चुपके से मुर्गी को उठाया और चाकू से उसका पेट फाड़ दिया। लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं निकला, न अंडा न सोना। मुर्गी तड़पकर मर गई। जादू खत्म हो गया था। ये देखकर केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ये क्या, इसके पेट में तो कुछ भी नहीं है। अरे ये आपने क्या किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो गांव के व्यापारी ने कहा था कि अगर इसके पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और मैंने वही किया। क्या करोड़पति? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? मुझे माफ कर दो उमा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आपने ये जैसे भी किया हो, लेकिन इसका फल आपको जरूर मिलेगा। इस सोने के मुर्गी के कारण हमारे भाग्य ही खुल गए थे और आपने इसे ही मार डाला, वो भी अपने लालच के कारण। ये आपने सही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उमा की बातें सुनकर केशव डर गया था। धीरे धीरे दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए और सब कुछ बर्बाद होने लगा। उसकी दौलत खत्म होती गई और गांव के लोग भी उससे मुंह मोड़ने लगे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ पाने के बाद मैं फिर से उस गरीबी में नहीं जी सकता। मैं ये सब नहीं सह सकता भगवान, नहीं सह सकता। केशव को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा, लेकिन मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे चिंटू के पढ़ाई का खर्च बढ़ता गया। केशव के लिए ये खर्च उठाना मुश्किल हो गया। मजबूरी में चिंटू को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद केशव की पत्नी भी बीमार हो गई। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, माँ को कुछ नहीं होगा। नहीं जी, मुझे नहीं लगता अब मैं और जी पाऊंगी। लेकिन आप चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। आपसे गलती हुई है, उसका पछतावा मुझे आपके चेहरे पे दिख रहा है। आप देखना, अब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा उमा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मत जाना। उमा की बीमारी ने केशव को बेहद डरा दिया था। आखिरकार गंभीर बीमारी के कारण उमा की मौत हो गई। उसके जाने के बाद केशव और चिंटू फिर से सड़क पर आ गए और अपनी पुरानी झोपड़ी में लौट गए। मगर इस बार उस झोपड़ी में सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि गहरा पछतावा भी था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए और कहने लगे, चाचा, आपने तो मुर्गी मार डाली। आपको तो बहुत सारे सोने के अंडे मिलते थे। बच्चों, याद रखना, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। मैंने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं धैर्य रखता, संतोष रखता, तो आज भी सुखी होता। केशव ने अपनी भूल सुधारते हुए गांव वालों से क्षमा मांगी। उसने न सिर्फ फिर से मेहनत करना शुरू किया, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना भी अपना कर्तव्य बना लिया। उसकी जिंदगी की यह सीख पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। ढोलकपुर नाम के गांव में अमित अपनी माँ, छोटी बहन मिताली और पत्नी सवी के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत होने से पहले वह उसकी छोटी बहन की शादी की सभी जिम्मेदारियां उस पर सौंप गए थे। अमित एक किसान था, इसलिए अपनी बहन की शादी के पैसे जोड़ने के लिए वह बहुत मेहनत करता था। इस बार खेत में अच्छी खासी भिंडी की फसल उग जाएगी तो बाजार में उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। इस बार मैं मिताली की शादी के लिए अच्छे खासे पैसे जोड़ लूंगा और अगले साल तक उसकी शादी करवा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो पिछले साल आपने खेत के लिए सेठ जी से ब्याज पर पैसे उठाए थे, वो उन्हें वापस किए या नहीं? उनके ज्यादातर पैसे तो मैंने वापस कर दिए हैं। बाकी थोड़े बहुत बचे हुए पैसे मैं इस महीने लौटा दूंगा। उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे उनको बैंक में मिताली की शादी के लिए जमा करवा दूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों खेत में चलकर सारी भिंडियां तोड़ लेते हैं, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। दोनों पति पत्नी भिंडी की फसल तोड़ने के लिए खेत में जाते हैं। सारी फसल तोड़कर अमित उन्हें लेकर बाजार में जाता है
तो इतनी हरी हरी और ताजी भिंडी देखकर सभी ग्राहक खींचे चले आते हैं। भाई ये भिंडियाँ तो बिल्कुल ताज़ी और हरी भरी है। मैंने आज तक यहाँ पर इस बाजार में इतनी ताज़ी भिंडियाँ नहीं देखी। आपने इन भिंडियों को गांव से मंगाया क्या? अरे नहीं, इन्हें तो मैंने अपने खेत में उगाया है। मैं अपनी फसल को उगाने के लिए अच्छी खाद का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए फसल भी बहुत अच्छी उगती है। हाँ, यह जरूर है कि अच्छी खाद खरीदने के लिए पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ते हैं। ऐसे ही हरी भरी ताजी भिंडी को देखकर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह, मेरी आज की कमाई तो बहुत ही अच्छी हुई है। अगर एक हफ्ते तक ऐसी ही कमाई होती रही तो मैं सेठ जी के बाकी के पैसे भी इसी हफ्ते चुका दूंगा। अगले एक हफ्ते में अमित की कमाई बहुत ही अच्छी होती है। धीरे धीरे करके वह अपनी इस बार की भिंडी की सारी फसल को बेच देता है, जिससे उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। इस बार तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। ये सेठ जी के पैसे उन्हें दे आता हूँ, बाकी बचे हुए पैसों को बैंक में जमा करवा दूंगा। अमित सेठ जी के पैसे लेकर उनके पास जाता है तो सेठ जी उनको देखकर कहते हैं, अरे भाई अमित, यह तो ठीक है, लेकिन तू मेरे बाकी के पैसे कब देगा रे? बाकी के पैसे? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। इसमें भला ना समझने वाली कौन सी बात है रे? तूने मुझसे 1 साल पहले ब्याज पर पैसे लिए थे। मैंने तुझे वह चुकाने के लिए 6 महीने का समय दिया था, लेकिन तूने उस समय को खींचकर 1 साल कर दिया। अब जो तूने मुझे 6 महीने देरी से पैसे दिए हैं, उनका ब्याज तो मैं तुझसे लूंगा ही ना। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। आपको तो पता है कि मेरी माँ बीमार हो गई थी, इसलिए पैसे देने में इतना समय लग गया। अगर उस समय माँ बीमार ना हुई होती तो मैं तभी आपके पैसे चुका देता। देख अमित, तेरे घर में क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, समझा? मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर मैं ऐसी ही कहानियां सुनकर हर किसी पर तरस खाने लगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तेरा 6 महीने का ब्याज लगाकर अभी भी पूरे 50,000 रुपए बाकी है, समझा? अगर तूने कल तक वह पैसे नहीं चुकाए तो कल से तेरा खेत मेरा हो जाएगा। अब जा यहाँ से और कल तक मुझे मेरे पूरे पैसे चुका दे। अमित सेठ जी के सामने खूब मिन्नतें करता है, लेकिन सेठ जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। वह निराश परेशान होकर अपने घर आता है और अपने खेत को बचाने के लिए वह इस बार कमाए हुए अपने सभी पैसे सेठ जी को ब्याज के तौर पर दे देता है। मेरी इस बार की सारी मेहनत सेठ जी के पैसे चुकाने में ही चली गई। मुझे नहीं पता था कि सेठ जी मुझसे 6 महीने देरी से पैसे चुकाने पर इतना ब्याज लेंगे। अब जो हो गया सो हो गया। कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो बचे हैं जिससे हम दोबारा से भिंडी की फसल उगा सके। इस बार फसल बेचकर जो पैसे आएंगे आप उन्हें बचाकर रखना, और बस एक बात याद रखना कि चाहे कुछ भी हो दोबारा कभी कर्जा नहीं लेंगे। एक कर्जा चुकाने के लिए देखा ना हमारा कितना नुकसान हो गया। अब फिर से मुझे मिताली की शादी के लिए 1 साल और रुकना पड़ेगा। पता नहीं मेरी बहन के साथ ये क्या हो रहा है। भैया, आप मेरी शादी के लिए इतनी चिंता मत करो। आप हमेशा मेरी शादी की टेंशन लेते रहते हो। ऐसा ही रहा तो आप बीमार हो जाओगे। और सच बताऊं तो मैं शादी करना भी नहीं चाहती। मैं तो बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना मिताली। हर लड़की को एक ना एक दिन अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल तो जाना ही पड़ता है। अमित फिर से अपने खेत में भिंडी की फसल उगाता है। इस बार भी पिछली बार की तरह उसके खेत में बहुत ही अच्छी फसल उगती है। भगवान की दया से इस बार भी मेरे खेत में बहुत ही अच्छी भिंडी की फसल उगी है। अगले हफ्ते तक सारी भिंडी अच्छी तरह से पक जाएगी। उसके बाद मैं इन्हें तोड़कर अच्छे दाम पर बेचूंगा। इस साल तो मैं पक्का मिताली की शादी करवा ही दूंगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है। तभी भिंडी की फसल तोड़ने से एक रात पहले ही अचानक मौसम खराब हो जाता है और आधी रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से अमित की इतने दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। अगले दिन जब अमित उठकर अपने खेत को देखता है तो अपने खेत की ऐसी हालत देखकर वह रोने लगता है। हे भगवान, ये तूने मुझ गरीब पर कैसा अत्याचार किया है। पिछली बार पैसे कमाए तो सारे सेठ जी ने ले लिए। इस बार पैसे कमाने वाला था तो तूने बरस कर मेरी सारी फसल खराब कर दी। मिताली की शादी करना तो दूर, अब तो घर में खाने के भी लाले हैं। मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूं और कहां से अगली फसल उगाने के लिए पैसे लाऊंगा। अमित जी, अब परेशान होने से भला क्या फायदा। जो होना था वह तो हो गया। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। अब तो हमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सेठ जी से कर्जा लेना होगा, वरना हम सब भूख से ही मर जाएंगे।
बारिश की वजह से हुए नुकसान की वजह से अमित सेठ जी से कर्जा मांगने जाता है। सेठ फिर से उसे ब्याज पर पैसे दे देते हैं, लेकिन इस बार वह उसका खेत अपने पास गिरवी रख लेते हैं। अगर इस बार 3 महीने के अंदर अंदर तूने मेरा पूरा ब्याज नहीं चुकाया तो मैं तेरे खेत को जब्त कर लूंगा, समझ ले। ठीक है सेठ जी। अमित उन पैसों से अपने घर में राशन लाता है और अपने खेत में फिर से भिंडी की फसल उगाता है। लेकिन अगली बार भी बारिश की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है, जिस वजह से वह सेठ जी के पैसे नहीं चुका पाता और समय पर अपने पैसे ना मिलने की वजह से सेठ जी उसके खेत को जब्त कर लेते हैं। अमित के हाथों से अब उसकी कमाई का एकमात्र साधन उसका खेत भी छिन जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पुराने खेत के पास बैठकर रोने लगता है। ये खेत ही बचा था मेरे पास, वह भी मेरे हाथों से चला गया। पिताजी ने वचन लिया था मुझसे कि मैं धूमधाम से मिताली की शादी करूं। मिताली की उम्र भी शादी की हो गई है। अब तक तो मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी के हालात देखकर तो लग रहा है कि मैं उसकी शादी करवानी तो दूर, अपने परिवार का पेट भी भर पाऊं वह भी बहुत बड़ी बात है। यह सब बातें कहते हुए अमित जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। तुम रो मत अमित, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय में तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन तुम इस तरह हार मत मानो। ये किसकी आवाज है? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। इधर देखो, मैं हूँ जादुई भिंडी। लगता है तुम मुझे भूल गए। उस जादुई भिंडी को देखकर अमित को अपने बचपन की बात याद आती है। एक बार जब वह अपने पिता के साथ अपने भिंडी के खेत में आया था, तो उसे यह जादुई भिंडी घायल हालत में मिली थी। तब उसने इस जादुई भिंडी की बहुत मदद की थी। याद आया जब तुमने मेरी मुसीबत के समय मदद की थी, और उस समय मैंने तुमसे एक वादा किया था कि जब भी तुम बहुत मुसीबत में होगे तब मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। आज तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें आज तक अपना किया हुआ वादा याद है? हाँ, मैं अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलती। सेठ जी ने तुमसे तुम्हारा खेत ले लिया है ना, मैं तुम्हारे लिए एक नया खेत बना दूंगी। तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। अमित जादुई भिंडी को अपने घर लेकर आता है, तो जादुई भिंडी उसके घर के सामने एक बहुत ही बड़ा भिंडी का खेत बना देती है। इस भिंडी के खेत को मैंने अपने जादू से बनाया है, इसलिए इस खेत में उगी हुई भिंडी कभी खत्म नहीं होगी। तुम चाहे हर रोज इस खेत में उगी सारी भिंड को तोड़ लेना। अगले दिन यह खेत फिर से वैसे ही लहलहाने लगेगा। इस खेत से तुम जितना चाहे उतना पैसा कमा पाओगे। जादुई भिंडी के द्वारा की गई इस मदद से अमित बहुत भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं। अगर आज तुम मेरी मदद करने नहीं आती तो ना जाने मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। यह सब तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। मैं तुम्हारी मदद करने आई थी, वह मैंने कर दी। अब तुम अपने परिवार का ध्यान रखना, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार मुझे याद कर लेना। मैं आ जाऊंगी, इस समय मुझे जाना होगा। इतना कहकर जादुई भिंडी वहां से गायब हो जाती है। अमित खेत में उगी उन सभी भिंडियों को तोड़कर उन्हें अच्छे दामों पर बेच देता है। अब वह हर दिन जादुई भिंडी के जादुई खेत में उगी भिंडियों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता है। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। गंगापुर नाम के एक गांव में चंदन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उसकी 5 साल की एक बेटी चुटकी भी थी। चंदन का गांव में अपना एक पपीते के पेड़ों का बाग था। वह अपने बाग में उगे पपीतों को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। इस बार भी हमारे बाग में बड़े अच्छे पपीते हुए हैं। हर एक पेड़ पर ढेर सारे पपीते लगे हुए हैं। कल मैं जाकर उन सभी पपीतों को पेड़ से तोड़ लूंगा, वरना अगर ज्यादा दिन उन्हें पेड़ पर छोड़ दिया तो खराब होने लगेंगे। चंदन की यह बातें उसका एक पड़ोसी गौतम उसकी खिड़की के पीछे से छिपकर सुन रहा था। पपीते तो तुम्हारे वैसे भी खराब ही होंगे,
क्योंकि आज मैं उनमें हानिकारक दवाई मिला दूंगा। तुम्हारे बाग में जितने भी पपीते के पेड़ हैं, उन पर लगे हुए हर एक पपीते को मैं खराब कर दूंगा। तुम्हारे बाग के पपीते सभी को बड़े पसंद आते हैं ना। इस बार देखना, इस बार कोई भी तुमसे पपीता नहीं खरीदेगा। इस बार बाजार में सिर्फ मैं पपीते बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। गौतम चंदन से बहुत जलता था। वह चाहता था कि बाजार में सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के पपीते खरीदे, लेकिन उसके पपीतों का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। वह गांव की सस्ती मंडी से सस्ते पपीते लेकर बाजार में उन्हें महंगे दामों में बेचता था, जिस वजह से लोग उससे पपीता खरीदना पसंद नहीं करते थे। लेकिन वह तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चंदन को मानता था। वह खुद तो मेहनत करता नहीं था, लेकिन मेहनती चंदन की तरक्की देखकर उसे जलन बहुत होती थी। चंदन के बाग के पपीते खराब करने के लिए वह देर रात को चंदन के बाग में पहुंचा। अब आएगा मजा जब मैं इन पेड़ों में दवाई डालूंगा। कल तक इसके बाकी सारे पपीते खराब हो जाएंगे। जब वो इन पपीतों का ऐसा हाल देखेगा तो उसका चेहरा देखने में बड़ा मजा आएगा। अपनी जलन की वजह से गौतम सभी पपीतों के पेड़ों के नीचे एक दवाई डाल देता है, जिससे रातों रात चंदन के बाग के सभी पपीते बिल्कुल खराब हो जाते हैं। चंदन सुबह पपीतों को तोड़ने के लिए अपने बाग में आता है तो पपीतों की ऐसी हालत देखकर उसके होश उठ जाते हैं। हे भगवान, कल तक तो मेरे बाग के सारे पपीते बिल्कुल ठीक थे। एक रात में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे पपीते सड़ गए। इस बार तो मैंने ज्यादा पपीते उगाने के लिए जमींदार साहब से पैसे भी उधार लिए थे। अब मैं उनके पैसे कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? गौतम चंदन के बाग के बाहर छिपकर उसे इस तरह परेशान होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी वह चंदन को झूठी सांत्वना देने उसके पास गया। अरे क्या हो गया चंदन भैया, तुम्हारे बाग की पपीते खराब हो गए। अभी जब मैं 1-2 दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने देखा था तुम्हारे बाग के पपीते बड़े ही सुंदर सुंदर हो गए थे। तो फिर ये अचानक ये क्या हो गया? पता नहीं गौतम भाई, मेरे पपीते के बाग को किसकी नजर लग गई। आज तो मैं इन पपीतों को पेड़ से तोड़ने वाला था, ना जाने रातों रात ऐसा क्या हो गया। चंदन भैया सच कहूँ तो मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे बाग में जानबूझकर कुछ किया है, वरना रातों रात पपीते का पूरा बाग ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जरूर कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है, इसीलिए उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम्हारे बाग में इतने सुंदर पपीते उगे हैं। मुझे तो तुम्हारे बाग की ऐसी हालत देखकर बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगली बार अपने बाग का ध्यान रखना, सावधानी बहुत जरूरी है। ये सब बोलकर गौतम वहां से चला जाता है। लेकिन गौतम के जाने के बाद चंदन अपने बाग को देखकर बहुत रोता है। उसकी आंखों से जैसे ही आंसू जमीन पर गिरते हैं, वैसे ही वहां पर एक पौधा उगने लगता है और देखते ही देखते वह पौधा चंदन की आंखों के सामने पपीते के एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। अचानक इतने बड़े पपीते के पेड़ को अपने सामने देखकर चंदन हैरान रह जाता है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अचानक मेरे सामने इतना बड़ा पपीते का पेड़ कहाँ से आ गया? और इस पर लगे पपीते तो कुछ अलग हैं। इनका रंग सुनहरा है। अब तो मुझे लगता है कि मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे चंदन, मैं सचमुच जादुई पपीते का पेड़ हूं। मैं जादुई हूं, इसी कारण मेरे पेड़ के पपीते भी सुनहरे रंग के हैं। तुम अपने बाग का हमेशा बहुत ध्यान रखते हो। तुम्हारे बाग में लगे पपीते तुम्हें बहुत प्यारे हैं। उनके प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उस वजह से तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तुम्हारी आंसुओं से ही मैं यहां पर आया हूं। तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम तो एक पेड़ हो। तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो? अब तो मुझे बस इंतजार करना होगा जब तक मेरे बाग में दोबारा सभी पेड़ों पर पपीते नहीं लग जाते। नहीं चंदन, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं जादुई हूं और मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हारे इन सभी पपीते के पेड़ों को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इन पर फिर से ताजा ताजा पपीते आ जाएंगे, जिन्हें तुम आराम से बाजार में बेच सकते हो।
लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हारा जो पड़ोसी गौतम अभी तुम्हें सांत्वना देकर गया था, असल में उसी ने तुम्हारे बाग का ऐसा हाल किया है। वह तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं है, इसीलिए उसने अपनी जलन के कारण तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बाग की रक्षा करूंगा। मुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बस मेरे बाग के सारे पपीतों को ठीक कर दो, वरना मैं जमींदार साहब के पैसे नहीं चुका पाऊंगा। चिंता मत करो चंदन, मैं अभी सब ठीक कर देता हूं। जादुई पपीते का पेड़ अपने आंखों को बंद करता है। तभी चंदन के बाग के सारे खराब हुए पपीते फिर से ठीक हो जाते हैं, बल्कि अब तो वहां पर पहले से भी ज्यादा अच्छे पपीते उग जाते हैं। अपने बाग को फिर से ठीक हुआ देखकर चंदन भी बहुत खुश होता है। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आए हो। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पास कैसे आ गए, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं चंदन, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस तुमसे एक ही बात कहूंगा। आज के जमाने में लोगों के अंदर से अच्छाई खत्म होती जा रही है। वे दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद नहीं करते। मैं बस तुमसे इतना चाहता हूं कि तुम जब भी किसी जरूरतमंद को परेशान देखो तो उसकी मदद करो। तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी नेक नियति से जिसकी भी मदद करोगे, भगवान हमेशा तुम्हें उसका कई गुना देगा। मैं जानता हूं, जादुई पपीते के पेड़, लेकिन मैं लोगों की मदद इसलिए नहीं करता कि मुझे इसके बदले में भगवान से कुछ अपेक्षा है। मैं तो सिर्फ इसलिए उनकी मदद करता हूं क्योंकि मुझे किसी को परेशानी में देखकर बहुत बुरा लगता है। बस मैं हमेशा इस काबिल रहूं कि हर जरूरतमंद की मदद कर सकूं। मेरे हालात कभी ऐसे ना हो कि मुझे कभी किसी की मदद करने के लिए उसे मना करना पड़े। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने को मजबूर हो गया। हमेशा ऐसे ही रहना। दोनों के बीच में बात होने के बाद चंदन खेत से सारे पपीते तोड़कर गोदाम में रख देता है। लेकिन चंदन जैसे ही पेड़ों से सारे पपीते तोड़ता है, वैसे ही पेड़ों पर उतने ही पपीते फिर से उग जाते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है, मैंने तो अभी सारे पपीते पेड़ से तोड़ लिए थे, फिर कैसे आ गए भला? आज से तुम्हारा बाग कभी पपीता से खाली नहीं रहेगा। तुम जैसे ही पेड़ से एक पपीता तोड़ोगे, दूसरा पपीता पेड़ पर अपने आप उग जाएगा। तुम बस समय समय पर अपने बाग में पानी देते रहना और बाग की सफाई रखना। बाकी तुम्हारा बाग हमेशा पपीतों से हरा भरा रहेगा। जादुई पपीते के पेड़ की यह बात सुनकर चंदन बहुत खुश होता है। उसी रात को गौतम वहां से गुजर रहा था। तभी उसका ध्यान चंदन के पपीते की बाग की तरफ पड़ता है। चंदन के बाग में इतने सारे हरे पपीते देखकर गौतम बिल्कुल हैरान रह जाता है। यह किस तरह से संभव है? सुबह जब मैंने चंदन के बाग को देखा था तो उसके बाग के सारे पपीते खराब हो चुके थे। फिर यह दोबारा से इतने अच्छे पपीते कैसे आ गए? जो भी हो, मैं फिर से इन पपीतों को खराब करूंगा। मैं इसके बाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। यह सोचकर गौतम फिर से पपीते के पेड़ों में वह दवाई डालने लगता है। तभी जादुई पपीते का पेड़ अपनी जादुई छड़ी से गौतम को एक फटकार लगाता है। मैंने तो सोचा था कि एक बार ऐसी घटिया हरकत करने के बाद तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे, लेकिन मेरा सोचना गलत था। चंदन के बाग को फिर से हरा भरा देखकर तुम फिर से इस बाग को खराब करने आ गए हो। मुझे किसी को सजा देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम जैसे लोग बिना सजा के नहीं मानते। जब तक तुम लोगों को अच्छी खासी खुराक ना मिल जाए, तुम लोग नहीं सुधरोगे। मुझे तो लगता है कि आज मंजू ने मेरे खाने में कोई नशे की दवा मिला दी थी। इसीलिए पहले तो मुझे इस बाग में पपीतों की हरी भरी फसल दिखाई दी। उसके बाद मुझे यह पपीते का पेड़ बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह पपीते मुझे सच में दिखाई दे रहे हैं, या फिर मेरा भ्रम ही क्यों ना हो, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं कभी अपनी कल्पना में भी चंदन को खुश नहीं देख सकता।
लगता है अब तो मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम कभी किसी के साथ गलत करने की हिम्मत नहीं करोगे। इतना बोलकर जादुई पपीते का पेड़ जादुई डंडे को इशारा करता है तो वह गौतम की बहुत बुरी तरह पिटाई करना शुरू कर देता है। गौतम उससे डरकर वहां से इतनी फुर्ती से भागता है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उस दिन के बाद वो फिर कभी चंदन के पपीते के बाग की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता और चंदन के साथ कुछ बुरा करना तो दूर बुरा सोचने से भी तौबा कर लेता है।